हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की मृदा यानी सॉइल या मिट्टी। उत्तर प्रदेश की जब हम मृदा की बात करते हैं, चलिए सबसे पहले हम संक्षिप्त में जान लेते हैं कि मृदा किसको कहते हैं, ये कैसे फॉर्म होती है, किन किन चीज़ों से मिट्टी का निर्माण होता है। हालांकि मृदा से रिलेटेड डिटेल में जानकारी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने मृदा सॉइल चैप्टर, सॉइल पर जो है मृदा परिच्छेदिका यानी सॉइल प्रोफाइल, मृदा का निर्माण इत्यादि सब कुछ पढ़ाया हुआ है। आप वहाँ से उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। यूपी के मृदा की बात हो रही है तो सबसे पहले देखिए मृदा क्या चीज़ होती है, इसकी एक छोटी परिभाषा आप लिख लें कि मृदा क्या है। मृदा यानी सॉइल, देखिए जो हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है, तो ऊपरी सतह पे जो एक असंगठित पदार्थ पाया जाता है, चट्टानी असंगठित पदार्थ पाया जाता है, जिसके अंदर चट्टानी पदार्थ के साथ साथ जीव जंतुओं के अवशेष यानी ह्यूमस भी पाया जाता है, उसमें जल भी होता है, वायु भी होती है। इन सब का एक मिश्रण तैयार हो जाता है, उसी को मृदा कहा जाता है। तो मृदा में क्या लिखेंगे, ये पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाया जाने वाला पदार्थ है। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर उपस्थित असंगठित पदार्थ जो चट्टानों के अपक्षय और अपरदन के कारण उत्पन्न चट्टानी चूर्ण तथा, देखिए ये उपस्थित असंगठित पदार्थ है, कहाँ से बना है, ये चट्टानों के टूटने फूटने, विघटित होने, वियोजित होने से बना है। इससे क्या बना, चट्टानी चूर्ण। उसमें क्या मिल गया, तथा ह्यूमस और जल व वायु एवं जैविक तत्वों के मिलने से बनता है। इसमें सूक्ष्म जीव भी हैं, मिलने से बनता है। ह्यूमस भी जैविक तत्व ही है। तो एक जो आप जिसको सॉइल कहेंगे यानी मृदा, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें देखिए जैविक पदार्थ है, उसमें जैविक पदार्थ भी है। जैविक पदार्थ का मतलब है इसमें सूक्ष्म जीव भी हैं प्लस इसमें ह्यूमस भी है, यानी कि जो मृत जीवों के अवशेष सड़ गल गए वो भी हैं। तो ये जैविक पदार्थ भी है इसमें, और इसमें चट्टानी पदार्थ भी है। चट्टानी पदार्थ, चट्टान के, इसको पैतृक पदार्थ कहते हैं। पैतृक पदार्थ यानी पिता, चट्टान पैतृक है। जिस चट्टान के टूटने फूटने से मिट्टी बनती है उसको पैतृक चट्टान कहा जाता है, और उस पदार्थ को पैतृक पदार्थ कहते हैं। पैरेंटल रॉक और पैरेंटल मटेरियल। जब ये पहले चट्टानी पदार्थ टूटता है तो उसको रिगोलिथ नाम दिया जाता है। मृदा वाले चैप्टर में हमने पढ़ाया आपको डिटेल में। फिर उसमें जैविक पदार्थ मिक्स हो जाते हैं, उसके ऊपर जीव जंतु डेवलप होते हैं, पत्ते गिरते हैं, जड़ें आती हैं, टहनियाँ गिरती हैं, और छोटे छोटे जीव जंतु उसमें मरते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं, जिससे ये जैविक पदार्थ उसमें मिक्स हो जाता है। इसमें पानी और हवा भी आ जाता है। इसमें और क्या आ गया, इसमें आ गया पानी, और इसमें क्या आ गया, वायु। तो ये सब कुछ मिलने के बाद में एक असंगठित पदार्थ निर्मित होता है, उसी को सॉइल कहा जाता है। सॉइल का अध्ययन जो है पेडोलॉजी कहा जाता है इसे। मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, मृदा का अध्ययन इसको कहते हैं पेडोलॉजी। और जो मृदा होती है इसको पेडोस्फीयर कहा जाता है। तो मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी है। अगर मृदा की लंबवत काट की जाए तो उसको मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। तो इतना कुछ आप इसमें मृदा के विषय में डिटेल में हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इसको हमने अलग से पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हम जो बात करेंगे आज की क्लास में कि ये सॉइल है जो यूपी में पाई जा रही है। यूपी में कहाँ किस प्रकार की कौन सी सॉइल पाई जाती है, इस पे आज का चैप्टर बेस्ड रहेगा। तो चलिए यूपी को हम पहले जो इसके भौगोलिक अध्ययन में हम जब पढ़े थे कि यूपी को हमने कितने भागों में बांटा था, पहले उसी डिवीज़न के आधार पर हम देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी मृदा पाई जा रही है। यूपी की मृदा, देखिए एक चार्ट बना लेंगे यूपी में कैसी मिट्टियाँ हैं। यूपी की मृदाएं, सॉइल्स ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए
उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन वाला क्लास जब आप पढ़ रहे थे तो आपको पता है कि यहाँ पर तो शिवालिक श्रेणी है, ये शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक हिमालय यहाँ पर स्थित है उत्तर में। तो गिरिपदी जो क्षेत्र है यानी पर्वत से लगा हुआ जो क्षेत्र है एक लंबी पट्टी के रूप में उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है, यहाँ सहारनपुर से लेकर के और यहाँ कुशीनगर तक एक पतली पट्टी के रूप में भावर क्षेत्र पाया जाता है। आपको हमने बताया था कि ये क्षेत्र कौन सा है, ये क्षेत्र है भावर, यहाँ पर है भावर। और भावर के जस्ट दक्षिण में, भावर बहुत पथरीला क्षेत्र होता है, इसके जस्ट दक्षिण में हमने आपको बताया था कि एक बारीक मिट्टी का जमाव है जो दलदली है, जिसमें पानी की अधिकता है, इसको कहते हैं तराई। ये क्या है, तराई क्षेत्र। तो भावर और तराई ये उत्तर दिशा में पतली पट्टी के रूप में स्थित होते हैं। तो पहली कैटेगरी यही है कि भावर और तराई में कैसी मिट्टी पाई जाती है। दूसरा क्या है, दूसरा जितना एरिया उत्तर प्रदेश का बचता है जो सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल का एरिया है उसको कहते हैं गंगा और यमुना का मैदान, गंगा एवं यमुना का मैदान। तो अब आपको देखना होगा कि गंगा और यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाएगी वही सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मिट्टी पाई जाएगी। इसके बाद में जो अगला क्षेत्र हमने देखा था वो है पठारी क्षेत्र, वो यहाँ का क्षेत्र है इस तरीके से, ये ललितपुर झांसी, बांदा महोबा, हमीरपुर, यहाँ सोनभद्र तक, जालौन वगैरह। ये कौन सा क्षेत्र है, ये है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र। तो ये हमने भौतिक विभाजन किया हुआ था, तो इस प्रकार से इसमें 3 क्षेत्र बन जाते हैं, भावर एवं तराई क्षेत्र, गंगा एवं यमुना का मैदान और बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र। ज़रा संक्षिप्त में समझ लें, ये जो पट्टी है ये पर्वत के किनारे लगी हुई पट्टी है, भावर और तराई। पर्वत से नदियाँ जो उतरती हैं भावर क्षेत्र में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को इकट्ठा करती हैं, उसी को भावर कहा जाता है। उसके बाद में उससे जो बारीक कण होते हैं उनको आगे ला के जमा करती हैं तो तराई क्षेत्र बन जाता है। फिर वो नदियाँ और आगे आकर के अपने साथ बहुत सारी मिट्टी ला करके पाट करके एक मैदान का निर्माण करती हैं, उसको कहते हैं गंगा एवं यमुना का मैदान। क्योंकि इस क्षेत्र की जो सबसे प्रमुख बड़ी नदी है वो गंगा और यमुना है, बाकी इनकी बहुत सारी सहायक नदियाँ भी इसमें मदद करती हैं, लेकिन मुख्य रूप से गंगा और यमुना है, तो इसे गंगा और यमुना का मैदान कहा जाता है। इसके भी 3 पार्ट आपने पढ़े थे, पश्चिमी गंगा यमुना का मैदान, मध्य का और पूरब का मैदान, वो डिवीज़न आप पढ़ चुके हैं। नीचे का जो ये पठारी क्षेत्र है ये एक्चुअल में जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है ये उसी का हिस्सा है। तो ये पठारी क्षेत्र है, इसमें कुछ छोटी मोटी पहाड़ियाँ भी हैं, 1-2 हमने बताई थी, बाकी ये लगभग 300 मीटर ऊँचा है, इससे डाउन पड़ता है मैदान, पठार थोड़ा ऊंचा है उससे। तो अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी भी पाई जाएंगी। क्यों अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाएंगी, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से बना है। जैसे कि जब बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र आप देखते हो जिसमें ये सब क्षेत्र आ जाता है, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, मिर्ज़ापुर का दक्षिणी भाग, प्रयाग का कुछ 1-2 तहसीलें जैसे करछना और मेजा तहसीलें, पूरा सोनभद्र, चंदौली का चकिया तहसील, ये सब हमने बताया था। तो ये जो क्षेत्र है ये बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र कहलाता है। ये पठार है, और ये पठार कैसे बना है, ये दक्कन के पठार का हिस्सा है। दक्कन का पठार आप जब इंडिया के मैप पर देखते हैं तो ये जो इलाका है ये दक्कन ट्रैप है, दक्कन का पठार। तो यही कुछ हिस्सा यूपी में पड़ जाता है ये, और कुछ यहाँ पर विंध्य पर्वत रेंज जो है उसका हिस्सा है जिसको बघेलखंड का पठार कहा जाता है। तो ये बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार इसमें पाया जाता है पठारी क्षेत्र में। तो ये चूँकि पठार है तो पठार की ये मृदा अग्नेय मतलब लावा से निर्मित है, लावा से निर्मित है, तो इसमें काली और लाल मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, लाल और काली मिट्टी, क्योंकि अग्नि जो चट्टान है उसमें लौह की मात्रा अधिक है, लोहे की मात्रा अधिक है, तो यहाँ पर लाल और काली मिट्टी, लाल काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाएगी। काली मिट्टी कम है, लाल मिट्टी ज़्यादा है। तो अब इस क्षेत्र को हम देखेंगे क्योंकि ये पठार से निर्मित है।
ये जो गंगा और यमुना का मैदान है, ये हमने आपको बताया कि ये नदियाँ जो अपने साथ बहा करके मिट्टी लाती हैं, मिट्टी सब पर्वत से ही आ रही है, सब हिमालय को काट करके मिट्टी आ रही है, वो यहाँ लाखों साल में ये पट करके मैदान बना है। तो जो जल के द्वारा ढोकर लाई जाती है मिट्टी, उसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में सब जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है, तो आप टिक करेंगे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अभी उसको हम डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ जलोढ़ हो गई। भावर और तराई में देखिए, भावर में भावर पर्वत के जस्ट किनारे होता है, तो वहाँ पे पथरीली है सब मिट्टी, सब पत्थर कंकड़ बड़े बड़े और बजरी, तो वहाँ पे कोई कृषि वगैरह तो हो नहीं सकती है। और तराई क्या है? तराई है तो बारीक मिट्टी से बना हुआ, लेकिन बहुत पानी है, बहुत नमी है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा पानी में उगने वाली फसलें हो जाती हैं। तो आइए हम एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं कि यूपी में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है। यूपी की मृदा को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो भावर और तराई क्षेत्र की मृदा, 3 इसकी कैटेगरी कर देंगे हम। एक क्या हो गया? भावर एवं तराई क्षेत्र की मृदा। दूसरा हमारा क्या हो गया? गंगा एवं यमुना के मैदान की मृदा। और तीसरा क्षेत्र हमारा हो गया बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र की मृदा। तो 3 क्षेत्रों में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, आइए थोड़ा सा इसमें चार्ट में नज़र डालें। देखिए, भावर एवं तराई में जो आप देखेंगे तो 2 कैटेगरी यहाँ पढ़नी है। एक तो पढ़नी है आपको भावर में मृदा जो है, और तराई में। भावर एवं तराई 2 देखेंगे। गंगा और यमुना के मैदान में जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है? जलोढ़, एलोवियल यानी पानी के द्वारा ढोकर लाई मिट्टी को जल के द्वारा लुढ़का के लाई गई, इसीलिए इसको जलोढ़ कहते हैं। अंग्रेजी में इसे एल्यूवियल कहते हैं, जलोढ़। अब जलोढ़ 2 प्रकार की मृदा होती है। देखिए, जलोढ़ में 2 प्रकार हैं। जब ये नदियाँ शुरुआत में मिट्टी ला के पाटना शुरू की होंगी, तो वो शुरुआत की मिट्टी जब पानी के बाढ़ में मिट्टी बनी, उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे नदियों ने अपने रास्ते बदले। वो क्षेत्र ऊंचा रह गया जहाँ पहले मिट्टी जमा हुई, नदियाँ गहराई में चली गईं, तो अब वहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता होगा। तो जब पुरानी जलोढ़ मृदा है जहाँ पर अब बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, पहले पहुँचता रहा होगा कभी तभी, तब वो मिट्टी बनी थी, लेकिन अब वहाँ नई मृदा का निर्माण नहीं हो रहा है, नई परत नहीं बिछ रही है, तो उसको कहते हैं बांगर। यानी जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। एक होती है बांगर, यानी पुरानी जलोढ़ मृदा इसको कह सकते हो, यह है पुरानी जलोढ़ है। और दूसरा जो टाइप है इसका जलोढ़ में, उसको कहते हैं खादर। अभी इसको हम डिटेल में देखेंगे। ये नवीन जलोढ़ है, नवीन जलोढ़, यानी कि ये उन क्षेत्र में है जहाँ पर नदी की बाढ़ अब भी पहुँचती है प्रतिवर्ष, और वहाँ पे नई जलोढ़ मिट्टी का परत जो है वो बिछ जाती है, तो इस तरह से नई जलोढ़ बन जाती है। अच्छा, गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यही मिट्टी पाई जाती है जिसको जलोढ़ कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ मिट्टी जो है वो क्षारीय या लवणीय भी पाई जाती है। लवणीय मिट्टी, साल्टी या क्षारीय। लवणीय या क्षारीय मिट्टी यानी जिसमें लवण की, साल्ट की अधिकता हो। तो ये एक्चुअल में नेचुरल प्रोसेस से भी बनती है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से, पानी के निकास का उचित प्रबंध ना करने से भी जो है, और बहुत ज़्यादा खाद, कृत्रिम जो रासायनिक खाद होती है उसका उपयोग करने से भी लवणीय या क्षारीय मृदा का निर्माण होता है। यूपी की लगभग 10% ज़मीन इसमें आ गई है, और अगर ज़्यादा ये क्षारीय और लवणीय मृदा हो जाती है तो वो बंजर हो जाती है। तो इसको फिर खेती करने के लिए काफ़ी उसमें खाद पास और पानी निकास की व्यवस्था, बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो ये भी यूपी में डेवलप हो गई है कहीं कहीं पे। इसके अलावा यूपी में जो है भूड़ भी पाए जाते हैं, और कुछ जो है मरुस्थली मिट्टी भी पाई जाती है मैदानी क्षेत्र में। मरुस्थली या आरावली टाइप की मृदा जैसे राजस्थान में पाई जाती है, और भूड़ भी पाया जाता है। भूड़ या भूड़ भी पाया जाता है।
तो गंगा यमुना के मैदान में मुख्य रूप से जलोढ़ है, बाकी कुछ लवणीय मृदा है, कुछ मरुस्थलीय मृदा है। जैसे यहाँ पे मथुरा आगरा के क्षेत्र में जाओगे तो कुछ मरुस्थलीय मृदा मिल जाएगी आपको। भूर और भूड़ किसी क्षेत्र विशेष में नहीं, बल्कि ये नदियों के द्वारा कहीं कहीं पे डेवलप हुई हैं। तो हम अभी बताएंगे भूड़ कहाँ पाया जाता है, भूड़ क्या है। बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र में यहाँ पे खास करके लाल मिट्टी पाई जाती है और कुछ काली मिट्टी पाई जाती है। बुंदेलखंड में कौन सी मृदा है? लाल, पीली, काली मृदा पाई जाती है। और यहाँ पे कुछ क्षेत्रीय अलग अलग नामों से मृदा को जानते हैं। परवा या पड़वा, परवा, मार या माड़, राकर और भोंटा, भोंटा, ये क्षेत्रीय नाम हैं कुछ, जिनको हम देखेंगे कि ये क्या होती। थोड़ा थोड़ा अंतर है सभी में। लाल मिट्टी और सबसे ज़्यादा पाई जाएगी यहाँ सोनभद्र वगैरह में लाल पीली मिट्टी। काली मिट्टी छिटपुट है कहीं कहीं पे, जहाँ पे लौह और जीवाश्म की मात्रा अधिक है वहाँ पे आपको काली मिट्टी मिल जाएगी। कुछ पश्चिमी क्षेत्रों में भी काली मिट्टी मिलती है। तो कभी कभी काली आपको इस वर्गीकरण में भी देखने को मिलेगा। गंगा यमुना के मैदान में भी कुछ छिटपुट जगहों पर। परवा, मार, परवा को पड़वा भी होता है, देखिए पड़ुआ भी होता है। पड़वा, मार मतलब माड़, राकर, राकड़, भोंटा। तो ये सभी मिट्टियां हैं। इतनी मिट्टियों के विषय में आपको जानना है। तो आइए शुरू करते हैं भावर एवं तराई क्षेत्र से। चलिए अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इसको आपने बना लिया। सबसे पहले भावर एवं तराई क्षेत्र की मृदा को देखेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये लिखने में, आंसर राइटिंग में ज़रा से भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इस तरीके का चार्ट भी बना सकते हैं और मैप पे भी समझा सकते हैं। सबसे पहली हेडिंग है भावर एवं तराई क्षेत्र। भावर एवं तराई क्षेत्र की मृदा, क्षेत्र की मृदा। अगर आपने ये चैप्टर, हमारा पहला वाला चैप्टर जिसमें हमने उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पढ़ाया है, उसको अगर आपने पढ़ा होगा तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले उसे पढ़ लें, फिर इसको जब पढ़ेंगे तो वो बहुत ईजी लगेगा आपको। भावर एवं तराई क्षेत्र की मृदा, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा पहले कि ये क्षेत्र बने कैसे हैं, तभी आप इसको अच्छे से समझ सकेंगे। ये शिवालिक पहाड़ी है, शिवालिक से नदी उतर रही है। तो जब पर्वत से नदी उतरती है तो उसका वेग बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो अपने साथ पर्वत काट करके बड़े बड़े कंकड़, पत्थर, बजरी वगैरह को ढंगाते हुए लाती है, क्योंकि ये नदी युवा है और इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन की पावर सबसे ज़्यादा है। तो ये अपने साथ लेकर के आती है बहुत बड़ी बड़ी बजरी। लेकिन जैसे ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो ढाल हो जाता है ख़त्म। जब ढाल ख़त्म हो जाता है तो अपने साथ ये अब बड़े कंकड़, पत्थर, बजरी को ले जाने में असमर्थ हो जाती है। तो जैसे ही आती है वो यहाँ पे बड़े बड़े कंकड़, पत्थर और बजरी को यहीं पर गिरिपदी क्षेत्र में, यानी पर्वत और मैदान के जोड़ के पास में इकट्ठा करना शुरू कर देती है। और ये आ गई इसमें नदी। अब ये जो कंकड़, बज्जर सब यहाँ पे ला के डाल दिया है, पत्थर हैं, कंकड़, बजरी वगैरह बड़े आकार के, तो ये होते हैं पारगम्य। इसमें पोर्स होते हैं, यानी जैसे आप कहीं पे कंकड़, बजरी, गिट्टी का ढेर लगा दें और उसमें एक किनारे से पानी प्रवाहित करें नदी की तरह, तो वो पानी ऊपर ऊपर नहीं बहेगा, वो पानी उसके अंदर अंदर चला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर छिद्र हैं, रास्ते हैं बजरी में, पत्थर में। तो इसके अंदर नदियाँ गायब हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भावर क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है इसी को कहते हैं भावर। भावर, तो भावर की मिट्टी कैसी हो गई? भावर की मिट्टी पथरीली, कंकड़ीली है, उसमें खेती नहीं की जा सकती। यही तो मैं समझाना चाह रहा था कि ये मिट्टी कैसी है। भावर की मिट्टी कैसी है? कंकड़, पत्थर, बजरी वाली मिट्टी है, ऊंची नीची मिट्टी है, जिसमें इन पत्थरों में कृषि करना असंभव है लगभग। तो यहाँ पे कृषि कार्य नहीं होता है। अगर कहीं पे किया भी जा रहा है तो बहुत अत्यधिक, बहुत ज़्यादा मात्रा में मानवीय श्रम और मशीनों इत्यादि की सहायता पड़ेगी, तब आप क्षेत्र को समतल कर पाएंगे। तो यहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह पाई जाती हैं। तो ये भावर क्षेत्र है, इसको भी पॉइंट कुछ लिख लीजिएगा। अब क्या हुआ, नदी इसमें गायब हो गई। भावर क्षेत्र में नदियाँ गायब हो जाती हैं और पत्थरों से टकरा करके अपने कई रास्ते बना लेती हैं और आगे जा करके निकलती हैं। अब अपने साथ वो बारीक कणों को बहाकर ले जाएंगी, तो आगे चल करके बारीक कणों का जमाव होना शुरू हो जाएगा।
जो अपेक्षाकृत बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं, इस तरीके से। तो ये जो बारीक कणों का जमाव होगा, इसमें बहुत सारा पानी होगा, तो ये एक दलदली क्षेत्र यानी बहुत नमी वाला क्षेत्र जो है डेवलप हो जाएगा। इसको कहेंगे तराई। तराई। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया। शिवालिक से नदी जब उतरेगी तो सबसे पहले भावर बना, उसके बाद तराई बना। ये पूरी बेल्ट भावर और तराई की है। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब भावर क्षेत्र और तराई क्षेत्र की मिट्टी आपको लिखनी है, तो बहुत आराम से आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद तराई के आगे नदी मैदान में चली जाएगी, गंगा यमुना के मैदान में। तो देखिए भावर, भावर क्या है लिखें। पहला पॉइंट लिखें, जब नदी शिवालिक पहाड़ियों से उतरती है तो गिरिपदीय क्षेत्र में वह अपने साथ ढोकर लाए गए बड़े बड़े कंकड़ पत्थर बजरी को पर्वत के जड़ के पास में या गिरिपदीय क्षेत्र में इकट्ठा करती है, जिससे उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाके में एक लंबी पट्टी के रूप में भावर क्षेत्र का निर्माण होता है। और भावर क्षेत्र की मृदा जो है वो पथरीली है, पथरीली मृदा, जिसमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं। बड़े बड़े कंकड़ पत्थर और बजरी होती है। बजरी, गिट्टी का ढेर देखा है, वैसे ही बजरी होती है। यह क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ है, ऐसा भी नहीं कि समतल है, ऊबड़ खाबड़ या ऊंचा नीचा। ऊबड़ खाबड़ न लिख पाए तो ऊंचा नीचा लिखें, ऊंचा नीचा। यहाँ पे क्या कृषि होगी? नहीं होगी। कृषि के लिए अनुपयुक्त है, अनुपयुक्त है, यानी कि यहाँ पे कृषि कार्य नहीं किया जा सकता। भावर में बस आपको इतना लिखना है। बाकी आप पॉइंट लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि इस क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और कई धाराओं में बट करके आगे तराई क्षेत्र में निकलती हैं। ये पॉइंट भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद देखिए तराई, तराई क्षेत्र को हमने समझा दिया है। तराई क्या है? तराई की मृदा कैसी होगी? तराई, तो तराई में लिखिए, भावर क्षेत्र में विलुप्त नदियाँ अपने कई रास्ते बना लेती हैं, क्योंकि वहाँ पे पत्थरों से टकरा करके नदियों की कई धाराएं बन जाती हैं और अपने साथ बारीक बारीक कणों को ले करके भावर के दक्षिण में जमाव करती हैं, जिससे तराई क्षेत्र बनता है। और इस क्षेत्र में पानी की अधिकता होने के वजह से यह क्षेत्र समतल तो है, लेकिन बहुत नमी और दलदली क्षेत्र है, बहुत नमी वाला और दलदली क्षेत्र है। तो यहाँ पर बारीक कणों वाली दलदली मिट्टी, दलदली मृदा पाई जाती है। तो बारीक कणों वाली दलदली मृदा पाई जाती है। जल की अधिकता है, जल की अधिकता, तो जल की अधिकता है, समतल है, समतल तो है, समतल यानी अभी ऊंचा नीचा क्षेत्र नहीं है, इसीलिए कृषि तो हो सकती है, लेकिन वही होगी जिसमें पानी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो। तो यहाँ पर जो है कौन सी फसलें होंगी? यहाँ पर आपका धान की फसल होगी यानी चावल, गन्ना की फसल होगी, एवं जूट की भी फसल अब यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में की जाती है, जूट। तो यहाँ पर धान, गन्ना एवं जूट की फसलें की जाएंगी। तो भावर की मृदा कैसी है? भावर की मृदा है पथरीली, पथरीली। और कृषि हो सकती है? कृषि नहीं हो सकती, यहाँ पे झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तराई की मृदा क्या है? बारीक है, बारीक है, दलदली है। और कृषि हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, कृषि हो सकती है। धान हो सकता है, गन्ना हो सकता है और जूट है। ऐसी फसलें जो ज़्यादा पानी में उगाई जाती हैं वो आराम से तराई क्षेत्र में उगाई जाती हैं। बहुत ज़्यादा नमी होने की वजह से यहाँ पर मच्छर वगैरह बहुत पनपते हैं, जिससे मच्छरों से होने वाली तमाम बीमारियाँ भी तराई क्षेत्र में आसानी से फैल जाती हैं, उनका प्रकोप हो जाता है। तो भावर और तराई पे अगर आपको लिखने को आ जाए या उत्तर प्रदेश की मिट्टी पे लिखने को आ जाए भावर और तराई क्षेत्र की, तो आसानी से आप लिख लेंगे। भावर बंजर है बिल्कुल, और तराई क्षेत्र में अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसलों को आप उगा सकते हैं, जैसे धान, गन्ना और जूट। देखिए भावर में एक चीज़ और है, भावर में एक संरचना बनती है जिसको बोलते हैं
शंकु और पंख। देखिए कुछ यहाँ पे शंकु डेवलप हो जाते हैं जिनको जलोढ़ शंकु कहा जाता है। तो वो शायद मैं भावर जब पढ़ा रहा था उसमें आपको हमने बताया ही था कि जो नदी उतर के आती है और कंकड़ पत्थर का एक पर्वत जैसा संरचना बनाती है उसी को शंकु कहा जाता है, उसको कहते हैं जलोढ़ शंकु। एक पॉइंट आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, भावर क्षेत्र में जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख संरचनाएं पाई जाती हैं। कौन सी? जलोढ़ शंकु कोण और कौन सी? जलोढ़ पंख। ये भावर में पाई जाती हैं। क्या होता है जरा इसको समझ लीजिए। जैसे पर्वत से नदी उतरी तो यहाँ पे एक छोटा तिकोना कंकड़ पत्थर का एक छोटा सा पर्वत बना देती है, इसी को शंकु कहा जाता है, शंकु जैसा। और इसके आगे एक पंखे जैसा बारीक मिट्टी जो तराई में डेवलप होती है, इस तरीके से एक पंखे जैसा बारीक फैन बनाती है जिसको कहते हैं जलोढ़ पंख। ये है पंख, एक कोनिकल आकार में। जब देखिए पर्वत से बड़े बड़े टुकड़े इकट्ठा होंगे तो इसी तरीके से तो इकट्ठा होंगे तो एक शंकु जैसा लगेगा देखने में ना, तो उसको जलोढ़ शंकु कहते हैं। और उसी के आगे जब कई धाराओं में निकलेगा तो वो गोल क्षेत्र में ऐसे डेवलप करेगा, बारीक मिट्टी का जमाव करेगा, उसको पंख कहा जाता है, जलोढ़ पंख। तो आपसे पूछा जाता है जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख किसके द्वारा बनाई गई रचनाएं हैं? तो ये नदी के द्वारा बनाई गई रचनाएं हैं। किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? ये हमेशा भावर क्षेत्र में पाई जाती हैं, जहाँ पे नदी उतर रही हो पर्वत से और मैदान में प्रवेश कर रही हो, उस क्षेत्र में क्या पाया जाएगा? जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु। और ये नदी द्वारा निर्मित स्थल रूप हैं। तो ये दो आपने लिख लिए, भावर और तराई क्षेत्र। अब इसके बाद बात करेंगे हम गंगा और यमुना के मैदानी क्षेत्र में कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही उत्तर प्रदेश की मुख्य मिट्टी है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एरिया मैदानी क्षेत्र है, समतल है, और ये पूरा का पूरा मैदान मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। तो हेडिंग हो गई हमारी गंगा एवं यमुना के मैदानी क्षेत्र की मिट्टियाँ।